जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे दोस्त आप जानते होंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे DFCCIL की वैकेंसी चल रही है और इस वैकेंसी का जो लास्ट डेट है वो 20 को है। उसके बाद होता है क्या है आपका प्रिपरेशन, एग्ज़ाम, प्रोसेस, फिर सिलेक्शन, फिर ज्वाइनिंग। उसके बाद आप एक बेरोजगार से एक रोजगार की ओर आ जाते हैं। तो दोस्तों इसी सिलसिले में हम आपको एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और CBT एग्ज़ाम और कितना टाइमिंग कब होता है, इस सब चीज़ों पे चर्चा और बात करने के लिए और कुछ मोटिवेशन से संबंधित भी बातें होगी, क्योंकि हम लोग इसलिए कह रहे हैं एक खास मेहमान आपके साथ आज जुड़ेंगे जो मेरे दोस्त हैं और यह अभी OPBD में है, यानी ऑपरेशन और बिजनेस डेवलपमेंट में है, जिसकी पोस्ट लगभग 250 के आसपास है। तो बताएंगे कि उसमें सिलेक्शन प्रोसेस उनका कैसे हुआ था और वो किस प्रकार से आपको अपना सारा वो गुण बताएंगे, वो फार्मूला बताएंगे जिससे उनकी सिलेक्शन हुई और आज वो स्टेशन पे पोस्टेड है और वो अपना वर्क बखूबी निभा रहे हैं। तो हम उनकी तरफ कैमरा ले चलते हैं और वो मेरे दोस्त हैं राहुल जी। देखिए राहुल भाई, नमस्कार। देखिए राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube पे। धन्यवाद सुभाष जी। तो ये पहला बात है कि हम लोग तो बहुत दिन से फ्रेंड है, एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मेरे बताने का मतलब ये था कि मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो आपको नहीं जानते हैं। तो मैं बता दूं, ये राहुल जी हैं और ये मेरे साथ न्यू भीमसेन स्टेशन पे OPBD में पोस्टेड है और इनकी सिलेक्शन मेरे ही बैच के हैं। ये पिछले बार इनका भी सिलेक्शन हुआ, बट मेरा सिलेक्शन आपको SNT साइड से हुआ और इनका सिलेक्शन OPBD में हुआ। तो इनसे हम जानते हैं कि इस बार के और उस बार के सिलेबस में, एग्ज़ाम में और CBT एग्ज़ाम में क्या क्या फ़र्क हुआ है और क्या क्या नया हुआ है। तो राहुल भाई आप बताएं कि पिछली बार जो एग्ज़ाम प्रोसेस था, सिलेक्शन था, उसमें और इस बार में क्या क्या बदलाव हुआ है और कैसे कैसे हुआ है और उसका सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी DFCCIL की, वो 2021 में आई थी, अप्रैल 2021 में, और उसमें ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट में 2 वैकेंसी थी, जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव। जो मैं जिस न्यू भीमसेन जंक्शन जो कि प्रयागराज वेस्ट यूनिट के अंतर्गत आता है, तो मैं यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट में पोस्टेड हूँ। तो पिछली बार जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आई थी उसमें सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम था और एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आई थी उसमें भी एक सिंगल एग्ज़ाम था, लेकिन उसमें एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है वो भी था जिसको पास करना कंपलसरी होता है, जो सिर्फ वो पास करना होता है, उसमें कोई मेरिट लाना नहीं होता। और इस बार कुछ चेंजेस आए हैं, उस चेंजेस को आपने भी पढ़ा होगा साथियों, और मैं भी बताता हूँ कि इस बार जो है सिर्फ एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आई है, जूनियर की नहीं आई है ऑपरेशन और बिजनेस डेवलपमेंट में। और जो ये वैकेंसी है उसमें 2 एग्ज़ाम है, एक CBT 1 100 मार्क्स का और CBT 2 120 मार्क्स का, जो कि जो पैटर्न है बिल्कुल NTPC रेलवे RRB NTPC से बखूबी सेम है। और तीसरा तो वो साइकोमेट्रिक टेस्ट है ही। हाँ, वो साइको टेस्ट है जो आपको, अब देखिए इनके बात है। अच्छा आप बताइए राहुल भाई, ये चीज हो गया, सिलेबस के बारे में इनको बताया जाएगा। आपका जो पोस्ट है, आप लोग का पोस्ट तो अब हम लोग भी देख रहे हैं, तो आप बताएंगे तो ज्यादा लोग समझेंगे। आप लोग का पोस्ट एज SM है कि गाड़ी का परिचालन करना, कैसे गाड़ी की परिचालन हो रही है, उसका कब कौन गाड़ी जा रही है, उसका एंट्री करना, उसके बाद SM का हेल्प करना, है कि नहीं, कि SM साहब है वो नहीं है तो उसकी स्थिति में आप गाड़ी की परिचालन करते हैं। तो आप, मुझे बखूबी याद है जब आपसे हम मिले थे तो आपने कहा था कि पिछली बार मैं एग्जीक्यूटिव OPBD ऑपरेशन बिजनेस डेवलपमेंट का भी साइको तक दिया। उसके बाद साइको में मैं पास नहीं किया, जिस कारण मेरी सिलेक्शन, मैं साइको में पास हुआ, बस फाइनल मेरिट में नाम नहीं। अच्छा, आपका चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको फिर बधाई हो। इन्होंने साइको पास कर गया लेकिन मेरिट में नाम नहीं आई, और एक और पोस्ट थी जूनियर एग्जीक्यूटिव OPBD, उसमें इनकी नाम आ गई। तो उसी पोस्ट पे मेरे साथ एक कार्यरत है दोस्त। तो हम ये कहना चाहते हैं कि CBT 1 इस बार जुड़ा है, तो उसके सिलेबस के बारे में थोड़ा दोस्त को लोगों को बताइए, क्योंकि ये कॉमन सिलेबस है और सारे लोगों को ये सिलेबस पढ़ना है, वो SNT हो, ऑपरेटिंग हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, वो जूनियर हो या एग्जीक्यूटिव हो, जूनियर एग्जीक्यूटिव, ये 100 नंबर पढ़ना ही है। तो इसका सिलेबस आप बताइए, इसमें क्या क्या आएंगे।
ज़्यादातर जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, और ये रेलवे सेक्टर की कंपनी है, और जो आरआरबी एनटीपीसी का जो सिलेबस होता है वैसा ही इसका सिलेबस है। इसमें जीएस है, जनरल साइंस है, मैथमेटिक्स है, अर्थमेटिक्स जिसमें ज़्यादा जोर होता है, और रीजनिंग है, और इसमें 2 एडिशनल ये भी है कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और नॉलेज ऑफ डीएफसीसी। अब थोड़ा सा दोस्त आपको हम बता दें, राहुल भाई ने बहुत अच्छा बताया, मैं आपको इसको डीपली बजा रहे हैं कि ये 100 मार्क्स के जो CBT 1 होंगे जो सबके लिए कॉमन है, और इसमें आपको क्वालिफाइंग नेचर का है ओनली, इस पे आपका मेरिट नहीं बनेगा। इसमें यह है कि मैथ का जो सिलेबस है, मैथ 30 मार्क्स के पढ़ना है, फिर रीजनिंग भी 30 है, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत DFC और इंडियन रेलवे के बारे में पढ़ना है, उसमें 10 मार्क्स के है, जो आपको इस चैनल के माध्यम से हम वीडियो उपलब्ध कराएंगे और वहाँ आपको उसके बारे में चर्चा करेंगे। कभी राहुल भाई से भी हम वीडियो 1-2 बनवाएंगे ताकि आपको पूरा के पूरा हेल्प मिले, जितने सारे मेरे दोस्त साथी भाई बंधु हैं सबको हेल्प मिले। दूसरी चीज़ है कि इसमें करंट अफेयर्स आपको 15 मार्क्स के और 15 मार्क्स के साइंस है। जो आप समझते हैं कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एक जंजाल है, वो सब चीज़ इसमें नहीं दिया है। एज ए टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा इसमें पढ़ने पे फोकस किया गया है। तो कितना मार्क्स मान के चला जाए राहुल भाई कि जो लोग CBT 1 में लाएंगे वो 2 में जाने के लिए उनकी योग्यता बन जाएगी लगभग? मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बताइए आप। मैक्सिमम मार्क्स तो हमेशा 80+ होने ही चाहिए, और मिनिमम 65+ तो मिनिमम मान के ही चलिए। और मैं इसमें कहना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा कि GS, रीजनिंग, साइंस तो सब पढ़ते हैं, लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और नॉलेज ऑफ DFCC ये 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें हम गेन कर सकते हैं। अगर हमने इनको पक्का कर लिया, इनको पढ़ लिया, तो मान लो हमारे GS में या रीजनिंग में कम नंबर आएंगे, लेकिन अगर इसमें अच्छा किया तो हम और हज़ारों लाखों लोगों से आगे निकल सकते हैं। पहला चीज़ ये है कि इसमें देखा गया कि जो 10 मार्क्स के आपको यहाँ पढ़ना है PT में, लेकिन वही चीज़ मेंस में जाके आपको हो जाता है 24 मार्क्स के IR के हिस्ट्री, यानी इंडियन हिस्ट्री, रेलवे हिस्ट्री और DFCCL अबाउट के बारे में लगभग 24 मार्क्स के आपको पढ़ने हैं। तो 24 उधर 10 इधर, लगभग 34 मार्क्स हो गए। और 34 मार्क्स के ये होते हैं कि कंटेंट आजकल नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि DFC का आपको मान के चलिए अभी अभी रन किया है, और लगभग 2 जो अपना सेक्शन है EDFC, WDFC के मैक्सिमम जो पटरिया है जहाँ ट्रेनें दौड़ रही है, तो ज़रूरी भी है इसका। जैसे एग्ज़ाम के बारे में आप बताइए कि एग्ज़ाम इसका कब होगा, कितना फास्ट होगा, और मतलब जो दोस्त है, चूँकि आप भी एजुकेटिव का एग्ज़ाम पास किए हुए हैं, तो आप बताइए कि कैसे आप तैयारी किए थे और किस तरह से लोग तैयारी करे थे, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो CBT 1 होगा अगस्त में होगा। तो आप बताइए अपना तैयारी कैसे किए थे, और पर्सनली ऑनलाइन वगैरह टेक्स्ट बुक वगैरह के बारे में सजेस्ट कर दीजिए जो लोग ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस करें, और आपने तैयारी कैसे किया, अपना सेल्फ स्टडी के बारे में इनको बताइए मेरे दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने सन 2018 में अपनी ग्रेजुएशन पास की थी रामदास कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA प्रोग्राम के अंदर। उसी के बाद से मैंने अपनी तैयारी चालू कर दी थी, और उस समय 2019 में नई भर्ती आई थी NTPC की, तो उसी भर्ती की तैयारी मैंने लगातार करी। और उसी के दौरान 2021 के अंदर DFCC की भी वैकेंसी आई। तो DFCC की वैकेंसी जब आई, मैंने इसकी भी तैयारी की, क्योंकि रेलवे का और इसका सिलेबस बिल्कुल सेम है। कोई खास परिवर्तन नहीं है, सब सेम है। दोस्तों एक और बात ऐड करना चाहते हैं हम, देखिए कितनी अच्छी बात है यहाँ की DFC के वैकेंसी के जस्ट आफ्टर बाद यहाँ आपको एक वैकेंसी आने वाली है जो टेक्नीशियन और LLB की वैकेंसी बोलेंगे। उसके बाद ग्रुप D, उसके जस्ट बाद आपको जैसे कि आपको इसमें जो RPF होते हैं उसमें SI और जो सिपाही की वैकेंसी होती है कांस्टेबल, उसकी भी आने वाली है। तो आप फिर थोड़ा सा मेहनत करें और जुनून पैदा करें और अपने परिवार को देखें स्थिति परिस्थिति क्या है और अपना पढ़ाई को चालू रखें। तो आप थोड़ा सा और सिलेबस के बारे में बताइए कि आप कैसे पढ़े थे। मैं प्योरली 100% ऑनलाइन स्टडी पे विश्वास करता था और ऑनलाइन ही पढ़ा। मैंने टेक्स्ट बुक के टेस्ट लगाए, अनअकैडमी से 2 साल का कोर्स भी लिया था उसी, और यूट्यूब चैनल पे भी कई ऐसे चैनल हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिससे तैयारी में हमारे को बहुत मदद मिली। तो मैं तो सिर्फ ऑनलाइन तैयारी करता था और अपने सेल्फ स्टडी के नोट्स बनाता था। और जहाँ तक DFCC की बात है, DFCC में 2 सब्जेक्ट नए थे, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे या नॉलेज ऑफ DFCC, और एक CRM भी होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट में पूछा जाता है। क्योंकि एक तो है ऑपरेशन और साथ में बिजनेस डेवलपमेंट करना है, क्योंकि DFCC जो है एक प्रोडक्शन यूनिट है इंडियन रेलवे की, जो पैसा कमा के देगी।
भारत सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यदि रेलवे से कहा जाए तो डीएफसी ही करती है। जितना मेट्रो है या डीएफसी है या आपको आईआर है, तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है इंडियन रेलवे में वो माल की ढुलाई से ही आता है और यह फ्रेट ऑपरेशन से आता है और इस पर फुली फ्रेट ऑपरेशन ही होना है, ठीक है ना। तो ऐसा आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहा। तो आप बताइए दोस्त, एक और चीज़ पे फोकस डालिए कि लगभग आपका क्या कटअप रहा था जब आपने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद साइको भी पास किए, तो कितना मार्क्स आपका था और कितना मार्क्स से आपका छूट गया, इस पे चर्चा कीजिए। मार्क्स तो मेरे को इतना ध्यान नहीं है, लेकिन मैं इतना मुझे याद है कि मेरा 1.3 मार्क्स से मैं मेरिट में पिछड़ गया था। अच्छा। और कई बार 2-3 वेटिंग लिस्ट भी आई, लेकिन फिर भी वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। लेकिन साइको मेरा क्लियर था, अच्छे मार्क्स से साइको मैंने क्लियर किया था। और साइको में मेरे सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट टेस्ट में आए थे मार्क्स 78। अच्छा, जहाँ 80 पर क्वेश्चन होते हैं वहाँ 78 आपके आए थे। हाँ, जो क्योंकि 80 नंबर की बैटरीज होती है तो उसमें 78 मार्क्स आए थे मेरे। बहुत बड़ा बात होता है। तो आप ये बताइए कि लगभग 120 मार्क्स के हम लोग डायरेक्ट अब मेंस पे बात करेंगे, पीटी एग्जाम हो गया। जो ओपीबीडी के जो दोस्त है, जो वीडियो देख रहे हैं या जो भाई है, बंधु है, उनको आप ये बताइए कि आपको लगभग 120 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, लगभग फाइनल मेरिट में आने के लिए मिनिमम कितना लेके चला जाए। मैक्सिमम की कोई बातें नहीं होती, मिनिमम कितने क्वेश्चन को टच टारगेट रखा जाए कि मेरे 100 प्लस आ जाए, कितने रखा जाए आप बताइए। टारगेट तो हमारा 90 प्लस होना ही चाहिए। हाँ। क्योंकि अगर हमें संपूर्ण सफलता पानी है तो 90 से नीचे तो कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत तेज है। देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत चरम पर है और लाखों लोग फार्म को भरेंगे और लाखों लोग पेपर देने भी आएंगे। और तैयारी भी जोर से कर रहे हैं सभी सालों से। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, डीएफसीसी के जो प्रोजेक्ट है वो जो दिसंबर 2024 में कंप्लीट का लक्ष्य रखा है डीएफसीसी ने। और हमारे जो कॉरिडोर है लुधियाना से खुर्जा तक, वो कॉरिडोर खुलने वाले आने वाले सालों में, और इसी के लिए ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में बहुत ज़रूरत भी है। और मैक्सिमम 15 महीने के अंदर आपकी वैकेंसी जो है कंप्लीट कर ली जाएगी, ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। 15 काफ़ी हुआ, मतलब इस बार मान के चलिए आप वैकेंसी जून में भरे तो अगले साल जून में यदि आपकी तैयारी बढ़िया रही और आप अपने तैयारी और लक्ष्य को देखते हुए मेहनत किए तो अगले साल जून में, इस बार वीडियो देख रहे हैं, अगले साल बैठ के हम लोग के साथ आप बैठ के, हो सकता है कहीं आपकी पोस्टिंग मेरे पास आ जाए और आप बैठ के हमसे बातें करें कि सर आपका वीडियो मैंने देखा और उससे काफ़ी लाभ मिला। और उस तरह हमको भी प्रसन्नता होगी कि हमने किसी का हेल्प किया, राहुल भाई ने किसी का हेल्प किया, आपने सिलेबस बताया, आपने स्ट्रेटजी बताई, उन्होंने बताया कि कैसे पढ़ना चाहिए। तो अच्छा, पढ़ने के लोग बार बार ये पूछते हैं सिलसिला, ये अब यार कितने पढ़े हम, बार बार ये लोग क्वेश्चन करते हैं। तो हम तो बहुत बार बता चुके अपने दोस्तों को, आप एक बार बताइए कि पढ़ाई का क्या मतलब, कितने घंटे होना चाहिए। जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कितने घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं मिनिमम 8 घंटे तो पढ़ता ही था। अपने स्लॉट बना रखे थे कि भाई 3 घंटे मैथ, 3 घंटे रीजनिंग, 2 घंटे जीएस या साइंस को देने हैं, तो देता था। और इसमें से भी सबसे ज़्यादा समय हमें टेस्ट लगाने में समय लगाना चाहिए, क्योंकि टेस्ट लगाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। पढ़ना, रिवीजन करना, इतने सालों से आप जितने भी आप लोग देख रहे होगे हमें, वो आप सालों से तैयारी कर रहे होगे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज के समय टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम के पहलू क्या क्या है समझना वो ज़रूरी है। टेस्ट लगाने को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि टेस्ट से ही आपकी सिलेक्शन पक्की होती है। टेस्ट ही हमें एक एश्योरिटी देता है कि हम रियल एग्जाम में कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ये नहीं कि आप यहाँ मतलब कि क्या हो गया कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं डायरेक्ट हम तो वहीं जाएंगे, फील्ड पे ही बैटिंग कर लेंगे। वैसी बैटिंग नहीं थे दोस्त, ये जो जनरल लाइफ है अपना, इसमें बार बार प्रैक्टिस की जाती है, वो तब जाके एक परफेक्ट परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं। हम खुद अपने बारे में आपको एक लाइन जोड़ना चाहते हैं कि 2018 के जो आपको इंडियन रेलवे के आपको ये टेक्नीशियन और ड्राइवर की वैकेंसी आई थी, उसमें मैं छट गया था। और जब मैं छट गया था तो मुझे लगा था यार नौकरी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद हुआ तो क्या हुआ, ये हुआ। उसके बाद हम बिलोंग करते हैं बिहार से, बिहार के अंदर जो बिहार एसएससी आता है वो भी हो गया। उसके बाद 1-2 और एग्जाम दिए थे, उसमें भी रिजल्ट हो गया। लेकिन इसका ट्रेनिंग चल रहा था और मुझे लगा कि बेटर है, क्योंकि पैसा भी बेटर देती है, तो हमने डिसाइड किया कि नहीं हम यहीं जॉब करेंगे। हाँ, इससे ऊपर वाली स्केल में कहीं होती है तो वहाँ चले जाइए, क्या राहुल भाई। तो अपनी तरक्की के बारे में तो हमें सोचना ही चाहिए। और दूसरा बात रहा, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं यार मोटिव नहीं आते हैं। यार दोस्त आप बताइए, मोटिव के लिए कोई ऐसा नहीं है कि मोटिव एक दवा है, मोटिवेशन एक दवा है, किसी डॉक्टर के दुकान पे मिलेगी, किसी वैद्य के दुकान पे मिलेगी, नहीं। वो एक दूसरे दोस्त, आपकी संगति अच्छी होनी चाहिए।
आप कैसे कैसे लोगों के संगति में रहते हैं उससे प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, अपने माता पिता के अभी दिनचर्या को देखिए, उन पे एक बार जरूर नज़र डालिए कि मेरी माँ मेरे पापा मेरे लिए क्या करते हैं। खेती किसानी, धूप में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कौन लोग करते हैं? कोई बिजनेसमैन के बेटा बड़ा नहीं करेगा, वो वही लोग करते हैं जिनकी परिवार में दिक्कत है। वो चाहते हैं कि अपनी स्थिति को हम अपने बल पे सुधारें, वही सरकारी नौकरी का बीड़ा उठाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये सारे चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आप ऐसे करेंगे। राहुल भाई, अंत में कुछ आप अपने दोस्तों से बताइए और कुछ कहिए, उसके बाद वीडियो को हम लोग विराम देंगे, फिर नेक्स्ट में कभी मिलेंगे। दोस्तों, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप अभी तैयारी कर रहे होगे और थोड़ा सा हमसे कुछ आपको अगर जानकारी में कोई गेन होता है तो ये हमारे लिए खुशनसीबी होगी कि हमसे आपको कुछ जानकारी मिली। आप सालों से तैयारी कर रहे हैं, अभी भी तैयारी कर रहे होगे और आगे भी करते रहोगे। आपको सफलता से आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। आप तैयारी करते रहिए, टेस्ट लगाते रहिए और कभी ना कभी आपको सफलता मिलेगी। मैं भी खुद 4 साढ़े 4 साल से तैयारी कर रहा था। एनटीपीसी में मैंने अपने आप को झोंक दिया था, लेकिन वहाँ पे नहीं हो पाया। वहाँ पे भी मैं पॉइंट 1.2 या 0.7 नंबर से रह गया और वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं आ पाया। लेकिन डीएफसी में नाम आया तो खुशी थी कि नौकरी मिली। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप भी इसी में लगे रहिए, क्योंकि हम तैयारी 10 एग्ज़ाम की करते हैं, लगती है एक में ही है। आप भी करते रहिए, आपकी भी जॉब जरूर लगेगी। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो था ये राहुल भाई के साथ था। ऑपरेशन ओपीबीडी से संबंधित इनकी पोस्ट है। इन्होंने जानकारी बहुत अच्छा आपको दिया। खासकर जैसे इन जैसे लोगों से आपको मिलना है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, मेरे यूट्यूब चैनल और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, ये सारे लोग वहाँ मौजूद है। जो यहाँ पे जैसे कि जो बड़े सीनियर एग्जीक्यूटिव जेपीएम, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे फ्रेंड हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे सर हैं, वो सारे लोग यहाँ मिल जाएंगे। आप आएँ और वहाँ कमेंट करें, आपके कमेंट की एक एक जवाब दी जाएगी और हम लोग की तरफ से जितना हेल्प आपको हो सके डायरेक्ट रूप से किया जाएगा। क्या राहुल भाई? जरूर 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 तैयार है ना? जरूर जरूर। तो आप लोग एकदम बेस्ट ऑफ लक और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।